हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल UPSC बाय देव सर पर। तो दोस्तों हमारे चैनल पर वीडियो एग्जाम की कंप्लीट तैयारी यहाँ पर चल रही है। आप देख सकते हैं कि हिंदी के जो प्रैक्टिस सेट है, हिंदी के जो टॉपिक वाइज टेस्ट है वो भी कराए जा रहे हैं। यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये भी आपके कराया जा रहा है। यूपी स्पेशल की क्लासें आपको दी गई हैं, कंप्यूटर की भी क्लासें दी गई हैं और यहाँ पर जीके का प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया जा रहा है। बेहतर तैयारी आपकी चल रही है। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम देव जीके ट्रिक से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितना स्कोर आज के इस पेपर में आपका होगा। पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था। मध्यकाल में बटाई शब्द का जो अर्थ था दोस्तों क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा लगान निर्धारण का तरीका है। और ये मॉडल पेपर में एक जगह नहीं बहुत जगह क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो याद रखिए मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था, लगान निर्धारण का एक तरीका था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए दिया गया एक पॉइंट आपसे दिया गया है कि बटाई अथवा गल्ला बख्शी इसे भगोली भी कहा जाता है। ठीक है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात जो स्थित है ये कहाँ पर स्थित है, जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 2 दिया गया है। तो यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, याद रखिए बस्तर जिला। ठीक है, बस्तर जिला जो कि आपके कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ राज्य में है। छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर जिला पड़ता है और यहीं पर चित्रकूट जलप्रपात आपका बना हुआ है। ऑप्शन ये आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और याद रखिए एक पॉइंट और भी होता है कि इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। नियाग्रा मतलब ये हुआ कि नियाग्रा जलप्रपात विश्व में सबसे चौड़ा जलप्रपात है। याद रखिएगा नियाग्रा जलप्रपात ये विश्व में सबसे चौड़ा जलप्रपात है। इस कारण से चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है। बताइए भाई, यहाँ पर बताइएगा कि जो अनुच्छेद 352 है इसके अनुसार भारतीय आपात की घोषणा किन परिस्थितियों में की जा सकती है 3 नंबर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है संवैधानिक मशीनरी विफलता में, आक्रमण या आंतरिक अशांति, युद्ध, बाह्य अथवा सशस्त्र विद्रोह के। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन देखिए डी नंबर यहाँ पर बनेगा। याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि युद्ध हो या बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह की ऐसी कोई समस्या आती है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। याद रखिए तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखो जो दिया गया सशस्त्र विद्रोह शब्द ये जो जोड़ा गया था ये बाद में जोड़ा गया था कब, तो आपकी 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत ही सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया था। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है आपसे स्ट्राम बोली एक है। स्ट्राम बोली है तो ये क्या है, स्ट्राम बोली जो आपका है क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब दीजिए। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए लाइक शेयर भी करिएगा जितने लोग जुड़े हैं। देखिए 5 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है ये आपका हो जाएगा बी नंबर, जागृत ज्वालामुखी है। क्या है, ये एक जागृत ज्वालामुखी है और ये इटली के सिसिली द्वीप में आपका स्थित है। याद रखिएगा और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किया जाता है। याद रखिएगा कि जो आपका स्ट्राम्बोली है इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भूमध्य सागर में काफ़ी दूरी तक फैला हुआ है। ठीक है, काफ़ी दूरी तक ये फैला हुआ है और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी होने के नाते इसमें से आपका धुआं हो गया और आपकी आग की लपटें निकलती रहती हैं तो काफ़ी एरिया में क्या करता है, ये प्रकाश फैलाता रहता है, इसीलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। उम्मीद है ये पॉइंट समझ गए होंगे। अगला, भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है। भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है दोस्तों, याद रखिएगा ये जो आपकी तरंगे हैं आपकी PSL ये तरंगे हैं क्या, तो इनको भी समझ लीजिएगा। देखिए इसका ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। तो देखो भूकंपीय समय कह सकते हैं तरंगे होती हैं, PSL तरंगे होती हैं। एक तरंग होती है P तरंगे, है ना, इन्हें प्राथमिक तरंगे कहते हैं। ठीक है, ये तरंगे ध्वनि तरंगों की भांति अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। कौन, P तरंगे। एस तरंगे क्या होती हैं, तो एस तरंगे आपके गौड़ तरंगे होती हैं, है ना, अथवा अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। अगला आपको दिया गया है एल तरंगे, इन्हें धरातली या लंबी तरंगों के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपके दिया गया है कौन सा, PSL तरंगे होती हैं, ये भूकंप के समय आपके तरंगों का उद्भव होता है। याद रखिएगा। अगला दिया है भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। भारत में वित्तीय वर्ष जो प्रारंभ होता है ये कब प्रारंभ होता है, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा,
तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा आपका 1 अप्रैल, मतलब ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। याद रखिएगा कि भारत में वित्तीय वर्ष जो प्रारंभ होता है वो आपके 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो आपका होता है ये होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले आरबीआई का वित्तीय वर्ष तो आपके 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। अगला बताइए, क्वेश्चन दिया है मोनालिसा क्या है? मोनालिसा है ये क्या है? तो देखो मोनालिसा ये एक चित्र है। क्या है? ये एक चित्र है दोस्तों, याद रखिए। इसका ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर, राइट हो जाएगा। मोनालिसा जो आपका है एक चित्र है, याद रखिएगा। और ये जो एक प्रकार से पेंटिंग है लियोनार्डो दा विंची की एक विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। किसकी है? लियोनार्डो दा विंची की एक सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है मोनालिसा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो ये पेंटिंग है ये कह सकते हैं विचार मग्न स्त्री का चित्रण है जो मुस्कुरा भी रही, हल्का हल्का मुस्कान दे रही है। इसका चित्रण इसमें किया गया है। अगला दिया गया है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक इनमें से कौन हो जाएगा 9 नंबर में? तो ऑप्शन है आपका सी नंबर मक्खिल गोसाल। हमने बताया था कि आपसे ये संप्रदाय बहुत पूछा जाता है, आजीवक संप्रदाय, तो यहाँ पर याद रखिए मक्खिल गोसाल, ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, यार आपसे भारत का कौन सा राज्य रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है किसका? रबड़ का। तो 10 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, केरल इसका आंसर हो जाएगा। केरल इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मिनी माता रोग किसकी वजह से होता है? मिनी माता रोग किसकी वजह से होता है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, याद रखिए पारा से हो जाता है। किसे? पारा से हो जाता है, पारा से, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? 12 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर 12 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा कि आयु मापने का कोई तरीका नहीं। अरे कह रहा है एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? इसकी ऊंचाई माप कर वार्षिक वलयों की गिनती करके। देखो यहाँ पर 12 नंबर जो आपका दिया गया है 12 नंबर में वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर, वार्षिक वलयों की गिनती करके वृक्ष की आयु का पता लगाया जा सकता है ना। जैसे अगर हम आपसे बात करें, जो जानवर होते हैं, जानवर, और जानवर के होती हैं सींग, क्या होती हैं? सींगें होती हैं। तो सींगों में भी क्या होते हैं? वलय होते हैं, याद रखिएगा। तो किसी जानवर का, अगर कोई जानवर है उसकी उम्र का पता लगाना है तो कहा जाता है कि उसके सींग में की जो वलय हैं, उसके सींग की जो वलय हैं उन वलय को ही गिनकर बताया जा सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पर वृक्ष की आयु भी किस प्रकार से आपके वार्षिक वलयों के गिनी जाती है। ठीक है, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलिए अगला यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया गया है। हाँ, यहाँ पर अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि पृथ्वी की आयु का मापन कैसे करोगे, तो पृथ्वी की आयु का मापन किससे होता है? तो यूरेनियम विधि के द्वारा किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कोई जीव जंतु है उसकी आयु का पता कैसे करेंगे? कार्बन डेटिंग पद्धति से करेंगे। अगला आपसे दिया है HTML क्या है? HTML है क्या? तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा क्या? यहाँ पर बी हो जाएगा, एक प्रकार से स्क्रिप्टिंग भाषा है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो बी हो जाएगा, स्क्रिप्टिंग भाषा, और इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला आपसे दिया गया है पेटा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पिछली बार आपसे नेफा पूछा गया था, है ना। यहाँ पर आज जो दिया है वह पेटा दिया गया है, या पशुओं के साथ एक नैतिक व्यवहार के पक्षधार में होगा। ये जो आपके है यूएसए में है। पेटा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपके यूएसए में दोस्तों। आप समझिए आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पर दिया गया है अकबर ने क्या किया था? अकबर ने क्या किया था? आईने दहसाला, है ना। ये मॉडल पेपर में क्वेश्चन मिला था। तो अकबर ने शुरू किया था आईन ए दाहसाला। तो दाहसाला कहाँ पर है? आपकी 3 में हो जाएगा, ठीक है ना। मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। इल्तुतमिश ने क्या किया था? तुर्के चहलगामी का शुरुआत किया था, तो यहाँ पर तुर्के चहलगामी यहाँ पर 2 हो जाएगा। शेर शाह ने एक जो जीटी रोड थी, जीटी रोड को सड़क ए आजम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के जो आपका आंसर बनेगा वो 3 4 2 1 बनेगा। 3 4 2 1, जो कि ऑप्शन कहाँ पर है? यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन कहाँ पर है। 3 4 2 1 ऑप्शन देखिए बी नंबर आपका मिल चुका है, ठीक है ना। आंसर के लेना है तो आंसर ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा वासफ अली जुड़ी हुई थी? ऐसा कौन सा आंदोलन है जिसमें से अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी? 16 नंबर जवाब देना है। 16 नंबर का ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? चलिए, ये जुड़ी हुई थी दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन से। किससे? भारत छोड़ो आंदोलन, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन इनका आंसर है, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन होते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं दोस्तों, ये बताइएगा। तो पहला पॉइंट दिया गया है संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य। पहला पॉइंट तो आपका सही दिया गया है।
फिर दिया गया है राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से निर्वाचित नहीं। देखिए राज्य विधानमंडल में केवल विधानसभा ही भाग लेती है, विधानसभा भाग लेती है, विधान परिषद भाग नहीं लेती है। बी नंबर देखो गलत दिया गया है, ठीक है ना। फिर दिया है सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, देखिए 3 सही है। दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 3 और 4 हो जाएंगे। देखिए कोई ऑप्शन दिया गया है, देखिए ऑप्शन मिल गया है यहाँ पर डी नंबर 1, 3, 4 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे अब तक भारत कब तक उर्वरकों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा। भारत कब तक उर्वरकों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा, 18 नंबर में। चलिए 18 की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा 2030 तक। कब, 2030 तक ये आत्मनिर्भर हो जाएगा, अर्थात जो उर्वरक हैं दूसरे देशों से लेना पड़ता है वो खुद उत्पादन अपने भारत में ही होने लगेगा। और भारत उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहे सुल्तानपुर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। सुल्तानपुर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। सुल्तानपुर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, बताइए भाई यहाँ पर आंसर क्या बनेगा। तो जवाब हो जाएगा आपका सुल्तानपुर का नाम बदलकर कर दिया गया है कुशभवनपुर। क्या कर दिया गया है, कुशभवनपुर। इसका जो आंसर आपका है वो ये नंबर इसका राइट हो जाएगा, कुशभवनपुर हो जाएगा। जैसे प्रयागराज का मतलब इलाहाबाद का प्रयागराज और फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया है, उसी प्रकार से याद रखिए सुल्तानपुर का नाम भी बदलकर कुशभवनपुर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो दिया गया है सूची फर्स्ट में दिया गया है कि जो स्थान है और उसको 1857 में किसने कमांड किया था। तो देखो यहाँ पर आपका हो जाएगा झांसी, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया था कमांड, अर्थात यहाँ पर 4 हो जाएगा। लखनऊ की अगर बात करें बेगम हजरत महल हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। कानपुर में कौन थे, तो आपके कानपुर में कौन थे भाई, नाना साहब और अजीमुल्ला खां, ठीक है, नाना साहब और अजीमुल्ला खां, तो यहाँ पर देखो 2 हो जाएगा। और फैजाबाद में कौन थे, तो मौलवी अहमद शाह थे, ठीक है, मौलवी अहमद शाह हो जाएंगे। हाँ मौलवी अहमद शाह हो जाएंगे। यहाँ पर 1 हो गया। तो क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है आपका 4 3 2 1, 4 3 2 1 कहाँ पर है, 4 3 2 1, ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप लोग सभी लोग ले लीजिएगा। चलिए इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो देखो इलाहाबाद में आपकी लियाकत अली, बरेली में खान बहादुर खां और दिल्ली में बहादुर शाह जफर और असम में दीवान मनी राम, ये आपके थे जो 1857 में मोर्चा संभाले हुए थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है, बताइएगा क्या भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। यहाँ पर देखिए कई नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर याद रखिएगा संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला 4th स्टेट या चतुर्थ स्तंभ किसे कहा जाता है। चलिए 4th स्टेट या चतुर्थ स्तंभ जो कहते हैं वो किसे कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो 22 नंबर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो जवाब बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो आंसर है आपका 22 नंबर में वो डी हो जाएगा, प्रेस अर्थात मीडिया को, ठीक है ना। याद रखिएगा लोकतंत्र में 4th स्टेट अर्थात जो चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है वो प्रेस अर्थात मीडिया को कहा जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अगला पॉइंट यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। और आपसे कह रहा है कि द रेगुलेटिंग एक्ट, ये जो आपका 1773 दिया गया है, ठीक है ना, ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा 1773 एक्ट के तहत ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, इसका 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये दिया गया 4, ठीक है। और भारत परिषद अधिनियम 1909 में क्या हुआ था, सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की स्थापना हुई थी, यहाँ पर देखो 3 हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या हुआ था, प्रांतों में द्वैत शासन प्रारंभ हो गया था, तो यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा। और भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या हुआ था कि प्रदेशों की जो स्वायत्तता थी वो उसका प्रावधान किया था, तो यहाँ पर इसका 1 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका बनेगा वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा। यहाँ पर 1919 वाला पूछा ही जाता है, 1909 भी पूछा जाता है, 1935 पूछा जाता है और 1773 दोस्तों ये क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं। एक बार जितने लोग भी जुड़े हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। और आंसर देखना है तो आंसर भी आप 4 3 2 1 देखिए कोई ऑप्शन दिया है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है बी नंबर। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए, जितने लोग जुड़े थे तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में वर्ष 2021 में वैश्विक शांति के प्रतीक महात्मा गांधी जी कौन सी जयंती मनाई गई। यहाँ पर देखिए 24 नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है, 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा,
तो दोस्तों आपके जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, 24 नंबर का जो ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा 152वीं। ये कब, तो आपके 2021 भाई अक्टूबर अक्टूबर 2021 दिया है ना। तो आप क्या बताएंगे, 52 तो बताएंगे ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब बी हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर अगला कि हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। यहाँ पर बताना है कि हाल ही में कौन सा देश है जिसने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 25 नंबर में, तो जवाब हो जाएगा बी नंबर फिलीपींस। क्या हो जाएगा, फिलीपींस। इसका जो आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा कि फिलीपींस ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की शादी की 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। और ऐसा करने वाला, दोस्तों याद रखिए, ऐसा करने वाला जो नाबालिग लड़कियों की शादी करने के मामले में दुनिया भर के देशों में फिलीपींस 12वें स्थान पर है, ठीक है ना। और याद रखिए महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणी से हुई है, जिसकी प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है। मतलब जो आपका हिमालय है इसकी रचना किस प्रकार से हुई है, समानांतर वलय श्रेणी से हुई है। इसमें से जो आपकी सबसे प्राचीनतम श्रेणी है वो आपकी कौन सी श्रेणी है जो सबसे प्राचीनतम हो। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा सी नंबर बृहद हिमालय। दोस्तों क्या, बृहद हिमालय सबसे प्राचीनतम है। यहाँ पर जो आंसर आपका है सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि नंगा पर्वत। दोस्तों याद रखिएगा नंगा पर्वत हिमालय की पश्चिमी चोटी है, ठीक है। नामचा बरवा जो कि तिब्बत है ना, हिमालय की सबसे पूरी चोटी के अंतर्गत आपकी आती है। जो हिमालय के अंतर्गत 4 समानांतर पर्वत श्रेणियां शामिल हैं, कौन कौन सी आपकी हैं, तो याद रखिए ट्रांस हिमालय जिसे हम लोग पार हिमालय भी कहते हैं, फिर आपका बृहद हिमालय जिसे महान हिमालय या सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री या आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। याद रखिए बृहद हिमालय के कई नाम हैं, बृहद हिमालय, महान हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, हिमाद्री या आपका आंतरिक हिमालय। दोस्तों हमने बताया भी है कि आपको, जैसे कि आपका अंडमान निकोबार है, ठीक है, अंडमान निकोबार है, ये आपके हिमालय का ही भाग है। दोस्तों याद रखिएगा हमने आपको एक बार नहीं कई बार बताया है कि जो अंडमान निकोबार है ये हिमालय का ही भाग है। पूर्वोत्तर वाला जो भाग है ये हिमालय का ही भाग है, इसीलिए इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं क्या, हिमाद्री कहते हैं। क्या बोलते हैं, हिमाद्री कहते हैं। और ये जो पश्चिमी घाट है इसे सह्याद्री कहते हैं, याद रखिएगा। और मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहते हैं, और याद रखिएगा शिवालिक हिमालय। तो ये 4 प्रकार के भागों में तोड़ा गया है। यहाँ पर देखो अगला दिया गया है, कह रहा है भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। इनमें से बताइए क्या हो जाएगा कि भारत में कौन से राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध यहाँ पर चुने गए थे। जवाब क्या हो जाएगा, 2 नंबर में जो ऑप्शन बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, ये है नीलम संजीव रेड्डी, जो कि आपने एक बार ने बहुत बार पढ़ा होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वो आपके कौन से राजा थे। चलिए बताइएगा कि मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वो आपके कौन से। दोस्तों 3 नंबर में लगभग सभी का जवाब सही होना है, और जवाब भी लगभग सभी का आ गया है, राणा सांगा बिल्कुल सही जवाब है, राणा सांगा हो जाएगा। अब आपको याद होगा कि बाबर जी है ना, बाबर ने यहाँ पर कह सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे। देखिए बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों में पानीपत का प्रथम युद्ध है जो कि आपके 1526 में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध हुआ था और बाबर के बीच। खानवा का युद्ध जो कि 1527 में राणा सांगा के विरुद्ध हुआ था। चंदेरी का युद्ध राजा मेदिनी राय के विरुद्ध हुआ था 28 में, और घाघरा का युद्ध अफगानों के विरुद्ध हुआ था। तो ये महत्वपूर्ण आपके युद्ध हैं जो कि बाबर के द्वारा लड़े गए थे। और अगला आपसे दिया गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय संकट की घोषणा करता है केवल कब। राष्ट्रपति राष्ट्रीय संकट की घोषणा केवल करता है, कब करता है या कब कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए लिखित परामर्श पर कर सकता है, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ही राष्ट्रीय संकट की घोषणा कर सकता है, जब तक लिखित नहीं होगा तो ऐसे घोषणा नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि हीरा कुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है। चलिए हीरा कुंड बांध आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से बताइएगा हीरा कुंड बांध जो आपका है वो आपकी कौन सी नदी पर है। जवाब यहाँ पर 5 में क्या हो जाएगा, 5 नंबर में ऑप्शन सी आ रहा है जो कि बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे देखो, एक पॉइंट यहाँ पर आपको दिया गया है कि इसकी कुल लंबाई आपकी 25.8 किलोमीटर है। इसके दोनों तरफ 2 अवलोकन मीनार हैं, यहाँ पर गांधी मीनार और नेहरू मीनार इसी में आपकी हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो आपके हैं आपके बांध, जैसे कि आपका टिहरी बांध, तो टिहरी बांध आपकी किस में है, भागीरथी नदी पर जो कि उत्तराखंड में है। उकाई बांध जो कि ताप्ती नदी पर गुजरात में है। धरोई बांध आपकी साबरमती गुजरात में है। पंचेत बांध आपके दामोदर नदी में आपके किसमें, झारखंड में है।
नाप्था झाकरी बांध आपके सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में है। मैथान बांध आपकी दामोदर नदी झारखंड में है। अलमाटी बांध आपकी कृष्ण नदी कर्नाटक में है। तिलैया बांध आपके बराकर नदी है ना आपके झारखंड में है। और मैटूर बांध आपके कहाँ पर, कावेरी नदी तमिलनाडु में है। ये सब नदी कर लीजिएगा। चलिए, तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। अगला है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। मतलब भारत के विभाजन का जो बाल्कन प्लान है ये किसकी उपज माना जाता है? तो याद रखिएगा, याद रखिए जो आपके कौन है, माउंट बेटन के मस्तिष्क है, अर्थात माउंट बेटन ने ही यहाँ पर कहीं ना कहीं भारत में जो अलग आपका किया कह सकते हैं ये प्लान था, इन्हीं का ही था। तो यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर बनेगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि महर्षि कपिल, क्या दिया है, महर्षि कपिल का नाम दर्शन की किस विधि से जुड़ा हुआ है? महर्षि कपिल का जो नाम है वो किस दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी, सांख्य दर्शन से जुड़ा है। कौन? तो कपिल जो आपके कपिल मुनि, ठीक है, ऑप्शन आपका सांख्य दर्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण दर्शन जो आपके हैं, जैसे सांख्य दर्शन कौन है आपके, कपिल मुनि हो गए। योग दर्शन के आपके पतंजलि हो जाएंगे। न्याय दर्शन के अच्छेपाद गौतम हो जाएंगे। और वैशेषिक आपके कौन है, उलूक कणद हो जाएंगे। अगर आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा आपसे मीमांसा है ना, तो मीमांसा दर्शन के कौन है, तो आपकी जैमिनी हो जाएंगे। वेदांत या उत्तर मीमांसा के आपके बादरायण है। लोकायत के आपके चरवाक हैं। और बौद्ध या कह सकते हैं कि बौद्ध या क्षणिकवाद के गौतम बुद्ध। और जैन या स्यादवाद के महावीर हैं। और अद्वैतवाद की कौन है, शंकराचार्य। अगला बताइएगा, कह रहे हाल ही में रेल मंत्रालय ने गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर दिया है। तो चलिए बताइएगा कि रेल मंत्रालय ने गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा यहाँ पर से याद रखिएगा, एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है दोस्तों। क्या? एकता नगर रेलवे स्टेशन, यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो कुछ आपके रेलवे स्टेशन है जिनके नाम बदले गए हैं, जैसे केवड़िया रेलवे स्टेशन एकता नगर रेलवे स्टेशन हो गया है। झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन हो गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो गया है। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम टटैया मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और मरुआडी रेलवे स्टेशन जिसका नाम बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किया था? यहाँ पर जवाब देना है दोस्तों। इतने लोग जुड़े हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को भी लाइक करिएगा, तो थोड़ा हमें भी अच्छा लगे कि नहीं आप लोग भी बड़े अच्छे से पढ़ रहे हैं, है ना। तो आप लोग भी यहाँ पर जितने लोग जुड़े हैं भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग हैं, है ना। सभी लोग सपोर्ट जरूर करते रहिएगा, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग लाइक शेयर जरूर करिए। और नए जुड़े हैं तो जय हिंद लिखकर आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। देखिए यहाँ पर 9 नंबर में जो ऑप्शन आ गया है वो आपका हो जाएगा बी। याद रखिएगा यहाँ पर जो बी है आपका VKRV राव है ना, इन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किया था। बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो दिया गया है कि प्रथम वैज्ञानिक दृष्टि, तो आपके VKRV हैं। वैसे स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रीय आय का अनुमान जो सर्वप्रथम लगाया था या प्रयास किया था वो दादा भाई नौरोजी ने किया था 1868 में। लेकिन जब पूछे कि वैज्ञानिक दृष्टि से, क्योंकि इन्होंने अनुमान लगाया था, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने अनुमान लगाया था। ये पॉइंट को समझिएगा गहनता से कि अनुमान लगाया था तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से जो अनुमान किया या राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया वैज्ञानिक दृष्टि से वो आपकी VKRV राव ने किया था। अगला है विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका 10 नंबर है, 10 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, अल्टीमीटर। किसका? अल्टीमीटर का होता है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है, हाँ देखिए विद्युत धारा में क्या दिया गया, विद्युत धारा में अगर पूछ ले, विद्युत धारा में विद्युत परिपथ में धारा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर दिया गया है। गैल्वेनोमीटर होगा भाई, गैल्वेनोमीटर होगा, ये नंबर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। मतलब यहाँ पर देखिए जो गैल्वेनोमीटर है ये सही दिया है भाई। विद्युत परिपथ में अगर धारा मापना है तो आपका गैल्वेनोमीटर होता है। अच्छा अल्टीमीटर दिया है, माफ करिए, अल्टीमीटर जो होता है ना, अल्टीमीटर ये ऊंचाई के लिए होता है, किसी वस्तु की अगर ऊंचाई है तो उसके लिए होता है अल्टीमीटर, ठीक है ना। हाँ इसका जवाब आपका ये नंबर ही हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर होता है, याद रखिए गैल्वेनोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपका फेदोमीटर होता है ये पानी की गहराई मापने के लिए करते हैं। और लक्स मीटर होता है प्रकाश की तीव्रता का मापन करते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ पर ये नंबर कर लीजिएगा, ठीक है, ये नंबर लॉक कर लेना है। और यहाँ पर देखो दिया भी गया है कि किसी वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर हो गया, फेदोमीटर पानी की गहराई और लक्स मीटर होता है प्रकाश की तीव्रता, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है WWF का मुख्यालय कहाँ पर है? WWF का जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है?
तो ये मुख्यालय आपके है स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन जो बनेगा वो आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1961 में। कब हुई थी? 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। और भारत में भी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया कार्यरत है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है पंचायतन क्या है? पंचायतन क्या है? पंचायतन क्या है? तो ये क्या है? एक मंदिर निर्माण की शैली है। ये एक मंदिर निर्माण की क्या है दोस्तों? ये शैली है दोस्तों, याद रखिए। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ आपके मंदिर हैं, जैसे आपका शैली है आपके खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर, उत्तर प्रदेश का देवगढ़ में दशावतार मंदिर हैं। ये इस शैली के उदाहरण में हैं। अगला है संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरणकर्ता कौन थे? संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरणकर्ता आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से बताइए 13 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा पाणिनि। क्या हो जाएगा? पाणिनि। जो ऑप्शन आपका ये नंबर दिया गया है वो राइट हो जाएगा, पाणिनि थे। और इन्होंने एक प्रसिद्ध रचना किया था, क्या? अष्टाध्यायी किया था। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? कौन सी कंप्यूटर की उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा क्या? यहाँ पर देखो आपकी कोबोल भाषा भी है, बेसिक भी है, पास्कल भी है, लेकिन असेंबली नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? यहाँ पर जवाब दीजिए, व्हीलर द्वीप का नया नाम। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा अब्दुल कलाम द्वीप, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, अब्दुल कलाम द्वीप हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ द्वीप आपके जो भारत में उनके नाम बदले गए हैं। और जैसे रास द्वीप है, रास द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप कर दिया है। और हेवलाक द्वीप को स्वराज द्वीप कर दिया गया है। तो दोस्तों इन आपके जो द्वीप है इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो लूनी नदी है दोस्तों, याद रखिए, लूनी नदी है ना, जिसे लवड़ी नदी के नाम से भी जानते हैं, अंतःस्थली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है? और ये कच्छ के रण में क्या होती है? दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लैंगर हैंस की द्वीपकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं? लैंगर हैंस की जो द्वीपकाएं हैं ये किस अंग में उपस्थित होती हैं? दोस्तों ये आपके आग्नेयाशय में होती हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आग्नेयाशय में उपस्थित होती है, याद रखिएगा। और इसमें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा है ना, काफी आपकी जो कोशिकाएं होती हैं वो पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे पछुआ जेट धारा किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है? पछुआ जेट धारा किन अक्षांशों के मध्य होती है? तो ये आपकी देखिए 20 से लेके 35 उत्तरी अक्षांशों के मध्य आपकी जो धाराएं चलती हैं वो पछुआ जेट धाराएं होती हैं। ऑप्शन जो आपका यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, स्पैम होता है। स्पैम होता है, क्या होता है? 19 नंबर में जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ए नंबर। एक अवांछित संदेश होता है ना। आपकी ईमेल आईडी में देखा जाए तो अगर कोई गलत प्रकार का अगर कोई संदेश आता है ना, वो एक प्रकार का स्पैम में पहुंच जाता है, तो ये अवांछित संदेश होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो ईमेल के जन्मदाता रे टॉमलिंसन को कहा जाता है। अगला इनमें से बीटा कैरोटीन किसमें पाया जाता है? इसमें बीटा कैरोटीन किसमें पाया जाता है 20 नंबर में? तो 20 का ऑप्शन है आपका बी नंबर, विटामिन ए में। किसमें? विटामिन ए में आपके पाया जाता है बीटा कैरोटीन, याद रखिएगा। ऑप्शन है आपका बी नंबर। और यहाँ पर बीटा कैरोटीन का ही नाम जो आपका कह सकते हैं कि बीटा कैरोटीन को प्रायः विटामिन ए के रूप में भी जाना जाता है, याद रखिएगा, बीटा कैरोटीन। अगला दिया गया है, ऐसे याद रखिए, कैरोटीन होता है गाजर में, और गाजर है तो आपको ए याद रहेगा। अगला है एलोवेन मोज़ेक रोग किससे संबंधित होता है? कह रहा आपसे कि एलोवेन मोज़ेक रोग किससे संबंधित है? तो आपकी ये विषाणु है। क्या है? ये विषाणु है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। और इसे हम लोग पीत सिरा रोग भी कहते हैं, पीत सिरा रोग भी कहते हैं। ये आपके भिंडी को सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाली विषाणु जनित आपका रोग है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस देश ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? कौन सा देश है जिसने आपके किसमें चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है? 22 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 22 नंबर में ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। इसका जो आंसर आपका है नंबर अमेरिका, जवाब हो जाएगा अमेरिका। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपसे दिया गया है कि फ्रांस के सहयोग से महाराष्ट्र जैतापुर में 6 परमाणु रिएक्टर बनाए जा रहे हैं। ठीक है? ये 2021 में शुरुआत इसका किया गया था। और अगला दिया गया है कि हाल ही में किस देश ने अपने अगले 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ की सदस्यता संभाली है?
मतलब ये आपका देश है जो अगले 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली है। यहाँ पर जो 23 का ऑप्शन है वो आपका ये हो जाएगा फ्रांस ने। किसने? फ्रांस ने ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर है। और ये जो आपका है वो फ्रांस ने 1 फरवरी 2022 से यूरोपीय संघ की परिषद घूर्णन अध्यक्षता ग्रहण कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पर आगे बढ़े क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं? कौन सा ऐसा जलीय जंतु है जिसके गलफड़े नहीं होते हैं? तो ये आपकी देखिए कौन सी आपकी है, याद रखिए व्हेल को आपने देखा होगा, व्हेल के याद रखिएगा, व्हेल के गलफड़े नहीं होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर जो होते हैं, ऊपर एक बना होता है खांचा जैसा, वहां से वो गलफड़े लेती है, मतलब सांस लेती है। तो याद रखिए यहाँ पर जो आंसर आपका है बी नंबर इसका राइट हो जाएगा कि गलफड़ा जो कि श्वसन अंग के लिए होता है ना, अधिकांश जीवों में पाया जाता है। और गलफड़े पानी से विघटित ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ऑक्टोपस है, स्क्विड है, इनमें झींगा आदि में गलफड़े होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दिया गया है जीवों में और श्वसन अंग, जैसे केंचुआ होता है, केंचुआ जो श्वसन अंग करता है कैसे करता है? केंचुआ जो होता है वो श्वसन त्वचा से करता है, ठीक है ना, इसके गलफड़े नहीं होते हैं। व्हेल जो होता है वो फेफड़ा से करती है, किससे करता है? फेफड़ा से करती है। और अगला आपसे दिया गया है, देखो व्हेल जो आपकी गलफड़े से नहीं है, फेफड़ा से करती है, याद रखिएगा। मकड़ी जो होती है बुक लंग से करती है, काकरोच आपका टेकिया से, और मछली होती है गलफड़े से। याद रखिए दोनों में अंतर आपका दिया गया है। और यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है कि हाल ही में दक्षिण ध्रुव की एकल यात्रा करने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? याद रखिए हाल ही में दक्षिण ध्रुव की एकल यात्रा करने वाली ये पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो जवाब क्या हो जाएगा? इनका नाम है कैप्टन हरप्रीत चंडी। क्या बनेगा यहाँ पर? याद रखिएगा ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर कैप्टन हरप्रीत चंडी इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए आपका कुछ पॉइंट आपका है जो कि यहाँ पर देखिए लास्ट में दिया है कि अंटार्कटिका में भारत के ठिकाने, अर्थात अंटार्कटिका में जो भारत के आपके ठिकाने हैं, अर्थात 3 स्थायी अनुसंधान बेस आपकी स्टेशन हैं, जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। ये 3 आपके हैं। तो इस प्रकार से आपकी जो आज की क्लास है वो कंप्लीट होती है दोस्तों।